गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू होलो स्फीयर और ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और दोनों स्फीयर थे वो कंडक्टिंग स्फीयर थे। आज हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगला जो हमारे पास एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंसुलेटेड स्फीयर, इंसुलेटेड या इंसुलेटेड स्फीयर, इंसुलेट स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंसुलेट स्फीयर। इंसुलेट आप जानते हो, इसमें करंट का या चार्ज का फ्लो नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। आज नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटेड स्फीयर है, तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। Consider a solid sphere of radius r. Consider a solid sphere of radius r, charge distributed uniformly over the surface of sphere. Charge distributed uniformly over the sphere. We have calculate electric field intensity at a point outside, inside and surface of sphere and surface of sphere। तो यहां पे अपने एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, जिसका सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। जब हम इसको चार्ज देते हैं तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसके अंदर भी और सरफेस पे भी। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ओवर द सरफेस। अब क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। मतलब जिस चार्ज को हम अंदर देंगे, जो चार्ज इनसाइड रहेगा वो बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पे और इनसाइड दोनों तरफ चार्ज रहेगा
इसके बाद हम बात करेंगे वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कौन कौन से पॉइंट पे, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टिंग स्फीयर में हमने आउटसाइड इंटेंसिटी निकाली थी, सरफेस पे निकाली थी, इनसाइड निकाली थी, वही इंटेंसिटी यहाँ पे भी निकालनी है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो कंडक्टिंग स्फीयर था और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके इनसाइड में भी चार्ज है। तो पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to a point of outside of sphere या solid sphere। हमें किस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हम जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्फीयर। तो आउटसाइड मान लेते हैं सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। हमें पता है जब भी हम गाउस लॉ यूज करते हैं तो एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस सपोज करते हैं। तो मान लेते हैं स्मॉल r रेडियस का कोई इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है। ठीक है, r रेडियस का एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है। तो हमने स्मॉल r रेडियस का एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बना दिया। तो टोटल चार्ज इस सरफेस पे इनसाइड में आ गया। टोटल चार्ज इस जो सरफेस है गाउसियन सरफेस है इसके अंदर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो होगा, जो इनसाइड में टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। सिग्मा q की वैल्यू कितनी है, q। तो हमारे पास फाई e की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं। टोटल चार्ज यहाँ पर है हमारे पास q। ठीक है, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, स्मॉल q, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O से P डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो गाउसियन इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है इसका टोटल एरिया जो होगा वो होगा S। ठीक है, तो इसको हम इसके टोटल एरिया को छोटे छोटे स्मॉल एरिया से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो स्मॉल एरिया से निकलने वाला या स्मॉल एरिया से आउटपुट फ्लक्स की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, एरिया का एक स्मॉल पार्ट लेंगे, जिसका एरिया होगा ds और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, p की डायरेक्शन में, o से p डायरेक्शन में, सॉरी e की डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, o से p डायरेक्शन में या e की डायरेक्शन में, मतलब e और ds सेम डायरेक्शन में होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन। तो फ्लक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्मॉल पार्ट से आउटपुट फ्लक्स बात कर रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा, वो होगा d phi e का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d phi e is equal to e वेक्टर डॉट ds। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, ये चीज हम बार-बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लेंगे, cos थीटा, तो d phi e is equal to e डॉट ds cos थीटा। ठीक है, अब आप यहां देखो o से p डायरेक्शन में e, o से p डायरेक्शन में ds, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो पैरेलल होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो e पैरेलल ds, तो थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हम यहां पर वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी d phi e इज इक्वल टू हम लिखेंगे e डॉट ds और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो d phi e इज इक्वल टू आएगा हमारे पास e डॉट ds।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स। ये स्मॉल एरिया से निकलने वाला, स्मॉल एरिया से आउटपुट फ्लक्स है, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स देन इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर यहां पे हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, टोटल, फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड total flux, then integration equation 2। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो d phi e is equal to e इंटीग्रेशन ds। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, बताया हुआ है कई बार, dx का इंटीग्रेशन x, तो d phi का हो जाएगा phi e और इसका हो जाएगा s, तो e डॉट s। आई बात समझ में? इसके बाद हमें पता है s क्या है, एरिया है, किसका है, गॉसियन सरफेस का है, और गॉसियन सरफेस का एक स्फीयर है, तो s है हमारे पास, इसका एरिया लेंगे हम 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि गॉसियन जो सरफेस है उसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। s क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर लिख सकते हो, गॉसियन सरफेस या स्फीयर, ठीक है। तो यह वैल्यू हम यहां इनपुट करेंगे, तो phi e is equal to e dot 4 pi small r square, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है, इक्वेशन 3 क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू तो हम यहां पे लिखेंगे e डॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फ्लक्स की वैल्यू है, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e डॉट 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास aq अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया था, सेम टू सेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा एक स्फीयर है, कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है r। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको हमने चार्ज दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ओवर द सरफेस इनसाइड और ओवर द सरफेस। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे। तो पहला पॉइंट हमने लिया आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट लिया तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का हमने सपोज किया, टोटल चार्ज इनसाइड आ गया, तो टोटल चार्ज होगा गॉसियन से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल पार्ट से आउटपुट फ्लक्स होगा e और ds, आउटपुट फ्लक्स होगा d phi इक्वल टू e डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, दोनों पैरेलल है तो थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई e डॉट ds। टोटल फ्लक्स निकालना है तो phi इज इक्वल टू e डॉट s, तो s है एरिया गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर मान सकते हैं, गॉसियन सरफेस, तो हमारे पास s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 phi की वैल्यू दोनों को इक्वल करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास यहां तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज है, अब चेंज क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।